Hello and a very good afternoon, everyone. Welcome to Market Ke Dhurandhar, a talk show on stock market. While today's topic is on the ongoing market scenario, I would like to introduce you to our host speaker, the financial instructor, Mr. Alok Daya sir, who having an experience of over 20 years in this financial industry, is very well known for his unique style of teaching, his unique style of simplifying concept, and with his motive to spread financial literacy, applied financial literacy among the aspirants. He is here today with an initiative, a very renowned face, a very renowned voice as a guest speaker in this talk show today. And not taking much of your time, I would like to call upon Alok sir to introduce this famous personality in his own unique style, in his own words. So over to sir, and wishing you all to have a great session ahead. Thank you. Yeah, thank you, Asmita. Good afternoon, everyone. मैं आलोक दैया, आप लोगों का दोस्त और होस्ट दोनों ही। आज उन शख्स के साथ दोबारा आया हूँ। हाँ, मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि कोविड के डिफिकल्ट टाइम में उन्होंने आके हमें वो हिम्मत दी थी जब हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि मार्केट इतनी गिरावट के बाद संभलेगा या फिर एक नई रफ्तार पकड़ेगा। हम सर से मिले थे उस समय जब कोविड था, हम सर से अब मिल रहे हैं जब कोविड की छटा लगभग खत्म हो गई है। हाँ, मंकी पॉक्स जरूर डरा रहे हैं। बात करेंगे हमारे गेस्ट्स के लिए। राजेश अग्रवाल जिंदल जी, जिनका नाम है, फंडामेंटल एनालिस्ट है। सर के पास पिछले गत 24 से 26 सालों का एक्सपीरियंस है। कैलकाटा बेस्ड कंपनी ओम कैपिटल के रिसर्च हेड हैं और सर ने अपनी जो जर्नी शुरू की थी, उस जर्नी के साथ आज सबसे मजेदार बात है कि हर घर के एक प्यारे चेहरे के रूप में लोग इनको जानते और मानते हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंस रहा है हम सबके साथ वाया टेलीविजन, CNBC TV 18, CNBC आवाज, ET नाउ, ET स्वदेश, ऐसे कई तमाम बिजनेस चैनलों के ऊपर सर ने आकर हमें हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिम्मत दी है, समझाया है और ये बताया है कि ये जो स्टॉक मार्केट का कीड़ा है वो इतना आसान नहीं है। हमें कैसे पेशेंस रखना चाहिए, क्या हमारे लिए शॉर्ट टर्म है, क्या हमारे लिए लॉन्ग टर्म है, और ये इकोनॉमी हमारे लिए कैसे वर्क कर रही है, हम इकोनॉमी के लिए कैसे वर्क कर रहे हैं। तो वार्म वेलकम राजेश सर। प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए सर, एंड वी कैन स्टार्ट विथ आवर रिस्पेक्टेड मेंबर्स। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू अस्मिता। आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं इतना कोई रिनाउंड नहीं हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि जितने हो सके निवेशकों को सही राह दिखाया जा सके। जितनी मेरी भरपूर कोशिश रहती है, बट गलतियां इंसान से होती है और भरपूर कोशिश के बाद भी कई बार कॉल्स गलत हो जाती है। और जो व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं ये मान के चलता हूँ कि आज की आफ्टरनून एक्चुअली में आप सबके लिए गुड होगी, क्योंकि जुलाई में अगर आप देखें तो निफ्टी सेंसेक्स जो है, जो गेन किए वो 11 महीने में सबसे ज्यादा गेन जुलाई महीने में हुआ है। इंडेक्स की बात की जाए तो 9% के आसपास जुलाई में बढ़ा, जो कि महीने दर महीने के हिसाब से देखा जाए तो अगस्त 2021 में उतना बढ़ा था, जबकि 8.8% था। तो कहने का मतलब है कि 11 महीने के बाद इतनी बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। 3 महीने की लगातार गिरावट, हर 3 महीने में हम लोगों ने देखा था इंडेक्स नेगेटिव में, मंथली में बंद होता हुआ। कल जब बंद हुआ है बाजार इस महीने का, तो पॉजिटिव में बंद हुआ है, वो भी 9% के साथ। तो वाकई में मैं ये समझता हूँ कि बाजार एक गुड आफ्टरनून के लायक ही है और आप सबके लिए गुड है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले महीनों में भी ऐसे गुड ही रहे। राइट सर।
तो सर ये जो डिस्कशन है इसको सबसे पहले, जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो घर के बड़े बुजुर्ग को याद करते हैं, राइट? तो अभी फिलहाल हमारे इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़े बुजुर्ग हो रखे हैं वो है इंडियन करेंसी। सीनियर सिटीजन कैटेगरी में पहुंच गए और 80 रुपया। और मजे की बात है कि जितने लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो मिडिल क्लास हो, रिच हो, कुछ भी हो, वहां पे एक चर्चा जरूर चलती है, रुपया 80 का हो गया, अब क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी खत्म या इंडियन इकोनॉमी रिकवरी? सर आपकी राय। देखिए, इसको मैं दूसरी तरीके से लूंगा। कई बार क्या होता है कि एक गिलास में आधा पानी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गिलास आधा खाली है, कुछ कहते हैं कि आधा भरा है। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव वे से अगर आप लो, तो ऐसा नहीं है कि रुपया गिर गया, हुआ ये है कि डॉलर बढ़ गया है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी देखी है। 109, 110 तक डॉलर इंडेक्स चला गया, अब 107, 106 के आसपास कारोबार कर रहा है। और मेरा पुरजोर मानना है कि अगर थोड़ी सी कमजोरी वहां इंडेक्स में आती है तो ये एक डेफिनेटली राहत की कारण होगी। दूसरे अगर आप देखो कि भारत का जो रुपया, जो करेंसी है, वो दूसरे देशों के मुकाबले, फिर वो यूरो हो चाहे येन हो या दूसरे देशों के करेंसी के मुकाबले, उतना नहीं टूटा है जितना कि दूसरे देश टूटे हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये रुपए की गिरावट अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये है कि डॉलर बढ़ गया है, डॉलर में मजबूती आई है, रुपए में कमजोरी नहीं आई है, उस कारण से ये डिसबैलेंस हो गया है। उसके कई कारण रहे। एक आप कह सकते हो कि जिस तरीका से इन्फ्लेशन बढ़ा, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े यूएस वगैरह में, तो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई फ्रॉम एफआईआई की सेलिंग बोल लीजिए, जो लगातार उन्होंने 9 महीने 10 महीने से लगातार सेलिंग करी है, उसका एक प्रभाव पड़ा। दूसरे, क्रूड $100 के आसपास चला गया, तो 100 के ऊपर भी चला गया, तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। तीसरे, सरकार ने एक्साइज वगैरह में जो कट करी पेट्रोल डीजल में, उनसे उसके डेफिसिट बढ़ी, उससे थोड़ी सी करेंसी पे फर्क पड़ा। तो ऐसी कई बातें हैं जो डेफिनेटली चिंता की कारण तो है, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि चिंता की कारण नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइमली है। कुछ समय बाद अगर ये 77 के नीचे भी चला जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। राइट राइट सर। तो सर जो आपने बोला उसमें से 2-3 नाम और हमारे साथ आए, मतलब 2-3 नाम, मतलब एक तो ये इन्फ्लेशन, क्योंकि जब ये 80 रुपए की बात होती है तो उसके बाद लोग सीधा ये आ जाते हैं 80 रुपए तो हुआ, चलो उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारे टेंशन में ये है, हमारे को सबसे ज्यादा टेंशन ये हो रहा है कि घर में सब चीजें महंगी होती जा रही है। तो इंडियन इकोनॉमी को सर अभी फिलहाल में इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखें? और इन्फ्लेशन शायद हमारे इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, अभी वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आई है। अब ये प्रॉब्लम है या कुछ नया इंडिकेट करता है? सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रॉब्लम तो है। कई देशों में 40 साल के ऊपर का इन्फ्लेशन डेटा आया है, जो कि कभी 40 साल माना एक जनरेशन ने देखा ही नहीं उतना इन्फ्लेशन। यहाँ भी आया है, नो डाउट। इसका मुख्य कारण अगर मैं कहूँ तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चालू हुआ, उसके बाद से ये समीकरण बिगड़ने लगे। रशिया यूक्रेन के कारण से सप्लाई डायनामिक्स जो है वो बंद हो गई। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिसमें यूक्रेन पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जहां रशिया सप्लाई करता है, और उस कारण से दूसरे देशों में भी प्रभाव पड़ा। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेड था वो सबके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हुआ, और सप्लाई चेन बिगड़ गई। जिस पहले कोरोना के कारण से बिगड़ी हुई थी, हमने देखा था ब्राजील वगैरह में पोर्ट जैम्स थे, वहां से माल नहीं आ रहा था। उसके बाद तुरंत रशिया यूक्रेन चालू हो गया, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि 5-6 महीने तक ये लड़ाई जारी रहेगी, और अभी भी कब खत्म होगा पता नहीं। तो इस वजह से ये हुआ कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम के कारण से इन्फ्लेशन आया है, ऐसा नहीं है कि डिमांड साइड के कारण से आया है। अब अगर आप देखो तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, उन्होंने बहुत एग्रेसिव कदम उठाए। फेड ने 2 बार 75 बेसिस पॉइंट की कंसिस्टेंटली बढ़त करी है, जो कि इतिहास में शायद बहुत पहले कभी हुआ हो तो हुआ हो। मेरी जानकारी में 2 कंटिन्यूअस 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई। भारत में भी पिछली बार बढ़त हुई थी। मेरी उम्मीद है कि जो अगस्त में मीटिंग है वहां भी 35 पैसे के आसपास की बढ़त हो सकती है।
तो एक तो पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स ने बहुत एग्रेसिव कदम उठाए हैं। दूसरे अगर आप देखो तो कमोडिटी प्राइसेस, खास करके एडाबल कमोडिटीज, फूड इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस सारे ही देशों में नीचे आ रहा है। कमोडिटी प्राइसेस जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है, मेटल्स है, उसमें 30-40% का कट देखा गया है। तो ये लैग इफेक्ट के साथ इन्फ्लेशन में दिखने लगेगा। और मेरा खुद का ये मानना है कि CY 23 से, कैलेंडर ईयर 23 से मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर फेड वापस से रेट घटाना चालू कर दे। तो वो होता है तो एक बहुत पॉजिटिव हो जाएगा पूरे बाजार के लिए। राइट। तो सर, जो लोग ये वीडियो देखेंगे या जो देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, कुछ लोग वो है जो एकदम नए हैं। लोगों के मन में जब वॉर वर्ड आता है ना, तो ट्रिगर ये करते हैं वॉर मतलब कोलैप्स, खत्म। आपको क्या लग रहा है, ये रसिया यूक्रेन वॉर को मार्केट ने, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट ने किस तरीके से अडॉप्ट किया? क्योंकि जब ये बात आई थी कि ये युद्ध है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो सीख रहे हैं मार्केट को या जो ऑलरेडी मार्केट में है, उनका कंसर्न सबसे बड़ा ये था कि सब कुछ बेच के भाग जाए क्या। और वैसे कंडीशन में अब मतलब हम लोगों ने लास्ट 3-4 महीने में जो गिरावट देखी, 1 महीने के अंदर ही एक शानदार रिकवरी हमने निफ्टी में देखी है। ये जुलाई का महीना मतलब ऑलमोस्ट आपने भी जैसे बताया कि वन ऑफ द बेस्ट मंथ गया है हम इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। तो सर कैसे आप, क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज हमें चाहिए, कैसे आप जब ये वॉर वाली वर्ड आता है ना हमारे दिमाग में, उस समय एक ह्यूमन सेंटिमेंट कैसे वर्क करता है और उसको आप मार्केट के साथ कैसे जोड़ के समझाना चाहेंगे हमें सर? आपने जो ये वर्ड ह्यूमन सेंटिमेंट कहा ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मार्केट में काम करता है। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स अपनी जगह है, लेकिन सेंटिमेंट उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। आप देखोगे, एक उदाहरण के तौर पे कहूँ तो आईटीसी जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, 5 साल तक वो चला ही नहीं। ठीक है, 180, 185, 200, बस इतनी दौड़ थी उसकी। 5 साल के बाद लास्ट 2-3 महीने में जो चला है, 300 के ऊपर चला गया। उन 5 सालों में लोगों का सेंटिमेंट इतना खराब था कि उसकी कोई बात भी करता था तो मजाक उड़ाते थे। मीम्स बने दुनिया भर के। मीम्स बने थे सोशल मीडिया पे। और आज देखो तो हर कोई उसकी ही बात कर रहा है। तो सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन बाजार में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वॉर एक खराब स्थिति का इंडिकेशन तो देता ही है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि सप्लाई चेन में दिक्कत आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात जो जान माल का नुकसान जहाँ पे युद्ध हो रहा है उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, वो तो डिजास्टर है आई वुड से। तो लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा डिजास्टर कोविड देखा है, जहां पूरा विश्व बंद हो गया था। माने देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन एंटायर वर्ल्ड। पहले 14 दिन का अनाउंस हुआ, फिर 21 दिन का, फिर महीने का, फिर 2 महीना चल गया, 3 महीना चल गया। पता ही नहीं था कि ये कभी खुलेगा या नहीं खुलेगा। किसी से बात करो, वो फलाना गुजर गया, वो फलाना गुजर गया, लोग ऐसे मर रहे थे। न्यूज चैनल्स में इतनी खराब न्यूज़ेस आती थी कि लोगों को जगह नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजें से हम उभर कर आ गए। तो अगर मैं कहूं कि हमने वर्स्ट देखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वार उसके सामने कुछ भी नहीं है। वार की एक प्रॉब्लम है, बट उससे अगर कंपेयर करने जाऊं ना, तो आपको लगेगा नहीं कि ये बहुत ज्यादा कुछ है। रेदर मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां अपने 52 वीक हाई से या ऑल टाइम हाई से 50% पे डिस्काउंट पे चल रही हैं, सिर्फ सेंटीमेंट के कारण से। एक बहुत अच्छा मौका दे रही है। आप अगर 2 साल 3 साल का नजरिया रखते हो तो आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और अगर आप रोज का देखते हो कि आज $1 क्रूड में बढ़ गया है, आज $1 कम हो गया है, आज अमेरिका ने रेट इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो आप निवेश नहीं कर रहे हो, आप फंडिंग कर रहे हो। तो फंडिंग के लिए तो फिर आपको डेली देखना है, टेक्निकल्स देखनी है, उसमें फंडामेंटल्स का कोई रोल है ही नहीं। आपको फंडिंग के लिए कई बार एकदम
माने जीरो क्वालिटी के स्टॉक में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन निवेश के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि देर सवेर ये हालात सुधरेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा। सर, आपने कोविड पे बात की, आपने सेंटिमेंट को सराहा कि हाँ, मार्केट सेंटिमेंट, हम ह्यूमन सेंटिमेंट का बड़ा असर पड़ता है मार्केट के ऊपर, और मार्केट का हमारे ह्यूमन सेंटिमेंट पे बड़ा पड़ता है। इतने साल का एक्सपीरियंस आपका है, और उसी को हम लोग चाहेंगे कि एक दो लाइनों में वो हमें मिले, ये निचोड़ कि कोविड के बाद क्या बदला है, क्योंकि आपने मार्केट के कितने सारे उतार चढ़ाव देखे, और ये उतार चढ़ाव ऐसा था जहां जिसको हम नेचुरल उतार चढ़ाव बोल सकते हैं, कोविड का आना, वर्ल्ड वाइड कोविड का आना, एंड उसके बाद मेरा एक सवाल ये है कि मार्केट को आप आफ्टर पोस्ट कोविड कैसे देख पा रहे हैं, और स्पेशली हम ह्यूमन सेंटिमेंट को आप कैसे देख पा रहे हैं। मतलब मेरे मन में एक सवाल ये है, क्या कोविड के बाद लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में कुछ बदलाव आया है क्या? मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में कोई बदलाव आया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म किसी के लिए 1 साल होता है और किसी के लिए 20 साल होता है, तो डिपेंड्स अपनी अपनी थिंकिंग पे है। मैं खुद जहाँ काम सीखा हूँ, जहाँ 14 साल गुजारे मैंने जिस फर्म में, उनके प्रमोटर से ही मैंने सब कुछ सीखा है। और वो उनके पास ऐसे स्टॉक हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल से हैं, और कई स्टॉक ऐसे हैं जो 500 गुना हो गए, और इतना डिविडेंड दिया है कि कॉस्ट 0 हो गई है, फिर भी वो अभी बेचने को तैयार नहीं है, अभी भी होल्ड कर रखे हैं। तो लॉन्ग टर्म की परिभाषा अपनी अपनी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ये सब चीजें आती रहेंगी। कभी कोविड आएगा, कभी युद्ध आएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, ये सब चीजें नेचुरल है, होती रहती हैं। इसको आप अगर दूसरी तरफ से लो तो आप समझो कि आप खुद हो, आप कभी बीमार पड़ते हो, कभी अच्छे हो जाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई भी बुखार हो गया तो ऐसा थोड़ी होता है कि जिंदगी खत्म हो गई। ठीक है, 2-4 दिन 10 दिन चलता है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो वैसे ही जब ये युद्ध वगैरह खत्म होगा, नॉर्मल होगा। कोविड का जो इफेक्ट आया है उसके बारे में अगर कहना चाहूँ तो लोगों की सोच बदली है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग स्टाइल बदली है। आईटी कंपनीज की अगर बात की जाए तो अगर आप देखो तो कई अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, कई दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि वो 70-80% वर्क फ्रॉम होम का ही कल्चर अपनाए, क्योंकि एक तो उनके एम्प्लॉइज को सुविधा रहती है, जिससे जो एट्रिशन रेट है वो कम हो जाएगा। दूसरे उनके जो खर्चे हैं बड़ी बड़ी ऑफिस मेंटेन करने के, खरीदने के, लेने के, वो बदल जाएंगे। तो ऐसे कई चेंजेस आए हैं लोगों की सोच में, ऑर्गेनाइजेशन की सोच में, नए सेक्टर्स उभर कर सामने आए हैं। तो थोड़ा चेंज तो आया है, नो डाउट। और अगर ये चेंज बरकरार रहता है तो फिर हो सकता है कि नए सेक्टर्स और उभर कर आए। नहीं, तो सर ऐसा लगता है कि जिस फंडामेंटल एनालिसिस को हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स जब इसको देखेंगे, इस वीडियो को, जिनके मन में ये था कि हमने जितना जाना था फंडामेंटल एनालिसिस, एक इनकम स्टेटमेंट देख लो, एक बैलेंस शीट देख लो, और उसके जो पार्ट्स है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग देखते आए थे, क्या आपको लगता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात आपने बोली उसमें ये 3-4 फैक्टर होते हैं बहुत बड़े, जो कंपनी का प्रॉफिट खा जाते हैं, राइट? उसका ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है, लाइक जो उसका ह्यूमन स्टाफ, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो खर्चा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, कंपनियों के रिजल्ट्स पे कैसा असर डालेंगे सर? ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट डालेंगे, क्योंकि अगर आप आईटी कंपनीज के कोविड पीरियड के नंबर्स देखो और आज के नंबर्स देखो तो आप को एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। क्योंकि कोविड पीरियड में उनके ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस नहीं थे, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं थे, तो इस कारण से मार्जिन्स में बहुत बड़ा उछाल देखा गया था, और जिसके वजह से स्टॉक्स दुगने तिगने हो गए थे। जो आईटी की दिग्गज कंपनियां 12, 13, 14 की पी पे चला करती थी, अब 20, 25 की पी पे चल रही है। उसके बावजूद लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन अच्छे हैं। तो ये बदलाव आया है, ये बदलाव है, क्योंकि
पी एक्सपैंड हो गया है, खर्चे कम हो गए हैं, लोगों ने अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने ही नहीं, लोगों ने भी अपने खर्चों पे कंट्रोल किया है, उनकी सोच बदल गई है। तो एक चीज तो आया है, बट जो कन्वेंशनल फंडामेंटल एनालिसिस की आपने बात करी, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि कोई भी आप निवेश करते हो, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, निवेश करते हो, फंडिंग नहीं, तो आपको कन्वेंशनल मेथड में जाना ही पड़ेगा कि आप उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, आरओई क्या है, कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं कमा रही है, तिमाही और तिमाही मार्जिन पे क्या असर पड़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण अगर दूं, तो अभी की जो न्यू एज कंपनीज हैं, जो बहुत मैंने एक बार ऐसा नाम उछला कि पता नहीं क्या होने वाला है, और जितनी भी न्यू एज कंपनीज की, न्यू टेक कंपनीज के पास कुछ नहीं है। अगर आप कहो तो उनके पास इनफैक्ट कोई फिजिकल एसेट नहीं है, सिर्फ एक ऐप है और कंज्यूमर का डेटा है, और उसको लेके उन्होंने लाख लाख करोड़ की वैल्यूएशन उठाई। लेकिन नंबर्स बहुत खराब थे, हर तिमाही में लॉस आता गया, और अब आप देख रहे हो उनके हालात एक्सचेंज पे क्या हो रहे हैं। तो मार्केट ये कभी ना कभी रियलाइज आपको करा देगा कि आपके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर के आप प्रॉब्लम में आने वाले हो। तो फंडामेंटल्स जो हैं, जो कन्वेंशनल तरीका है बैलेंस शीट देखने का और उसके कमाई वगैरह जांचने का, वो सबसे पहले नियम अपनी जगह रहेगा। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स जोड़ते जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो सर एक सवाल जो लोग अभी सुन रहे हैं ना, उनके मन में पक्का आ रहा होगा कि ये जो नई कंपनियां है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? ये यूनिकॉर्न और ये नई कंपनियां जो, मतलब मैं भी ये नाम नहीं लूंगा, मेरे को आपका यही अंदाज सबसे पसंद है कि बिना नाम लिए वो सब कहे जाना जो आप चाहते हैं। तो हाँ, वो सब कंपनियां जिन्होंने पिछले 8-10 महीने में इंडियन इकोनॉमी को हाईली अफेक्ट किया है, चाहे कोई आपको ये कहे कि हम आपको पैसे वापस दे देंगे, या फिर कोई ये बोले कि चलो हम आपके घर खाना जल्दी पहुंचा देंगे, ऐसी जो कंपनियां हैं जिनमें सच में ढूंढने पर फिजिकल एसेट्स भी नहीं नजर आते हैं, बट सिंस गाइडलाइंस है, सेबी है, हमारे ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बावजूद भी अगर वो लिस्ट हो रही है, और ये सवाल आएगा उस आम आदमी, उस आम नागरिक की तरफ से कि हमें कैसे पता? हम तो ये सोचते हैं कि रेगुलेटर ने इन सारी चीजों को देखा और समझा होगा, और अगर रेगुलेटर ने इन सारी चीजों को देख के ड्राफ्ट, जिसे हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो या कुछ भी हो प्रोस्पेक्टस, उसको जब हम अप्रूव कर रहे हैं, तो एक आम निवेशक तो नहीं समझ पाता, और जनरली पॉसिबल भी नहीं होता कि वो सारी उन कंपनियों के फिजिकल एसेट्स तक जाए या किसी के ऑफिस भी देख पाए, राइट? तो ऐसे कंडीशन में प्लीज प्लीज प्लीज, एक आम आदमी का सवाल है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे हम समझे चीजों को कि ऐसी टेक कंपनी जो है, जनरली मैं टेक वर्ड यूज करूंगा क्योंकि जब हम उनके सोर्स में जाते हैं तो पता चला कोई ना कोई टेक कंपनी ही उनके पीछे बनी हुई रहती है। तो ऐसे कंडीशन में सर क्या देखें? हम तो रेगुलेटर के भरोसे हैं, बट हमें बाद में ये पता चलता है कि ऐसी कंपनियों का जो कुछ है वो उसका एक इंटेंजिबल एसेट्स कैटेगरी ज्यादा है। सर देखिए, इसमें क्या है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें रेगुलेटर का कोई रोल नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जब आईपीओ आता है और उसके बाद लिस्टिंग कम में होती है, या लिस्टिंग के कुछ दिन बाद भाव आधे हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया पर या कई जगह लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि सेबी क्या कर रहा है। अगर मैं दूसरी तरीके से इसको बोलूं कि अगर आप 100 रुपये में आईपीओ आया और लिस्टिंग 1000 रुपये में हुई, और उसके बाद वो 6000 रुपया हो गया, तब तो कोई ये नहीं कहता कि सेबी क्या कर रहा था, इतने सस्ते में क्यों दे गया। सेबी का रोल है ये देखना कि सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो रहा है कि नहीं, निवेशकों को कोई गलत राय दी जा रही है या नहीं। गलत राय से मेरा मतलब है कि आपको डेटा गलत दिया जा रहा है या नहीं। डीआरएचपी में सारा डेटा दिया हुआ रहता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जोमेटो या कोई दूसरी कंपनी या कोई तीसरी कंपनी जिसने इशू लाया है, उसके नंबर्स क्या थे पिछले 10 साल में। प्रोजेक्शंस तो दिए नहीं होते हैं, बट मैनेजमेंट कमेंट्री अगर ये सब पढ़ी जाए तो क्लियर समझ में आता है। एक बहुत ही दिग्गज कंपनी यूनिकॉर्न न्यू एज जिसका इशू आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उस कंपनी ने पिछले, जब से इंसेप्शन हुआ है, कभी प्रॉफिट कमाया नहीं है, और आगे भी कब कमाएंगी उसको कोई आइडिया नहीं है।
ये वर्ड उसने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। बावजूद इसके अगर कोई महंगे दामों में उसके सब्सक्राइब करता है, तो ये निवेशक की गलती है, न कि रेगुलेटर की। क्योंकि आप ऐसे समझो इसको दूसरी तरीके से कि मैं एक सामान बेच रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा ये चाहूँगा ना कि ऊँचे से ऊँचे दाम में बिके। और एज़ ए बायर आप अगर खरीदार हो, तो आप ये चाहोगे कि सस्ते-सस्ते दाम में मिले। तो आपको ये जज करना है कि ये ₹2 का सामान ₹200 में बोल रहा है, तो मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपकी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि इसे आप खरीदो। ये आपकी जजमेंट गलत हुई, इस वजह से फँसे। और मैं आपको नहीं दोष दे रहा हूँ, हम सब इस कैटेगरी में हैं, हम भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, तो ये तो होना ही था और इसमें रेगुलेटर्स का रोल नहीं है। आज से कुछ सालों पहले अगर मैं ठीक से नंबर्स नहीं दे पा रहा हूँ, हो सकता है 10-15 साल गुज़र गए हों। उसके पहले सीसीआई करके एक रेगुलेटर हुआ करता था, जो इस बात का ध्यान रखता था कि आईपीओ की प्राइसिंग क्या हो। उसमें कई रेगुलेशंस थे कि प्रॉफिट मेकिंग होगा तो ही आईपीओ आएगा और दूसरी कई चीज़ें थी। वो बंद हो चुका है। अब सेबी किया या कोई भी दूसरे रेगुलेटर है, उनकी इतना ही रोल है कि वो निवेशकों की रक्षा करें। अनस्क्रूपलस जो प्रमोटर हैं, जो भाग जाना चाह रहे हैं या कोई एडवाइज़र हैं जो गलत कर रहे हैं, उन सब पर नज़र रखने का। आईपीओ प्राइसिंग पे उनका कोई रोल नहीं है, तो वो उनको दोष देना मेरे हिसाब से तो गलत है। सर एकदम एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, दोष नहीं देंगे, बट एक आम आदमी जब ये सोचता है ना कि हम ट्रैप हो गए, और खासकर मैं उन कंपनियों की ही बात कर रहा हूँ जो अभी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जब आप इन नई टेक कंपनियों में पैसा डालें जो बड़ी लुक्रेटिव है, या कभी कभी मैं तो उनको बोलता हूँ पेज 3 आईपीओ, मतलब जो सुनने में, टैगिंग में, ब्रांडिंग में इतने आपको अट्रैक्ट कर जाते हैं कि बिना सोचे समझे आपको लगता है पैसा डाल देना चाहिए। तो ऐसे में कोई छोटी सी राय सर हमारे लिसनर्स के लिए। देखिए, बिना सोचे समझे वर्ड जो आपने यूज़ किया है ना, मैं उसी पे स्ट्रेस देना चाहूँगा। बिना सोचे समझे पैसा ना डालें। ये आपका पैसा है, इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है। सो सबसे पहली बात, कोई भी आईपीओ में पैसा जब आप लगाते हो, आप उसके फंडामेंटल्स चेक करो, बिना सोचे समझे मत डालो, प्राइसिंग मत देखो। हालात मैं कहूँ ऐसे हो गए थे साल 1.5 साल पहले कि इश्यूज़ 200 टाइम, 300 टाइम, 500 टाइम सब्सक्राइब हो रहे थे। हँसी आती थी। लोग फंडामेंटल्स देखते ही नहीं थे, कंपनी क्या कर रही है जानते ही नहीं थे। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते थे और लगा देते थे। ग्रे मार्केट में ₹400 का प्रीमियम चल रहा है, मनी लिस्टिंग अच्छी होने वाली है, चलो लगा दो। ये तरीका ही गलत है। आपको कंपनी की गुणवत्ता पर जाँच करनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कि अ, आज 60,000 से ऊपर लिस्टेड कंपनी है। तो आप वहाँ देखो ना कि अगर आपकी लिस्टेड पेयर जो कि 10, 20, 25 साल से बाज़ार में है, 50 साल से ऑपरेशन में है, उनको एक वैल्यूएशन मिल रही है और एक नई कंपनी जो आ रही है सेम सेक्टर की, वो उससे 10 गुना वैल्यूएशन पे आ रही है। तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको वहाँ करना है या नहीं करना है। ग्रे मार्केट देख के कभी भी निवेश मत करिए क्योंकि ग्रे मार्केट शुरुआत में बहुत ऊँचा रहता है। बाद में कई बार हमने देखा है, कई बार, मैं हमेशा नहीं कहूँगा, कई बार हमने देखा है कि वो नेगेटिव में भी चला जाता है और तब तक आप एप्लीकेशन कर चुके होते हैं। ग्रे मार्केट देख के निवेश ना करें, आप हमेशा फंडामेंटल्स पे जोर दें तो ही बेटर होगा। राइट, राइट सर। सर कोविड के बाद अगर हम 2-3 सेक्टर के ऊपर बात ना करें ना, तो शायद ये आज का सेशन अधूरा होगा, क्योंकि कोविड ने हमारे इंडिया में ना 2 बिजनेस को बड़ा प्रमोट किया। एक तो केक इंडस्ट्री, जिस घर पे देखो वहां पे केक बनाने वाले ज्यादा से ज्यादा आ गए, और दूसरा इंडस्ट्री हमने देखा वो है एनालिस्ट लोगों का, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, अनरजिस्टर्ड, जिनको लगता है कि अब उनको स्टॉक मार्केट समझ में आ गया, क्योंकि मार्केट ने इस कोविड के बाद उन्होंने जिस पे हाथ रखा वो 20-30% रिटर्न दे दिया, 200-300% तक का भी रिटर्न वाली कंपनी है। मेरा सवाल, क्योंकि उस समय ही हमारे पास सबसे ज्यादा ऐसे आए कि जिसको बोले उसको पता है कि कोविड की दवाई जो कंपनी लाएगी वो हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर अच्छा करने वाला है।
बट हुआ कुछ उल्टा आज के डेट में। तो मैं 2 सेक्टर पे बात करना चाहूंगा जिसकी कंपनीज बहुत सारी हमारे सामने भी है। एक तो है हेल्थ सेक्टर, क्योंकि हेल्थ सेक्टर भी अपने आप में बड़ा वाइड एरिया है। आजकल हेल्थ टेक्नोलॉजी भी आ गई है, और एक हेल्थ अपना जो नॉर्मल सर्विसेज एरिया है वो उसकी कंपनियां हैं बहुत सारी। और एक तीसरा सेक्टर अगर मैं बोलूंगा तो वो है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के, चाहे वो SBI लाइफ हो, ICICI प्रू हो। तो ऐसी कंडीशन में सर आप क्या सजेशन हमें देना चाहेंगे इन सेक्टर्स के ऊपर? देखिए, दोनों ही सेक्टर्स अच्छे हैं, आई वुड से। ठीक है, कोविड के समय जो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई ये कंपनी कोविड की दवाई बना रही है, यहाँ लॉटरी लगने वाली है, ये ले लो। लेकिन ये अब जब कोविड खत्म हो गया है तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि उनके जो स्टॉक पड़े हुए हैं कोविड के वैक्सीनेशन के, अक्सर हम अखबार में देखते हैं कि कोविड सेंटर्स में लोग जमा ही नहीं हो रहे हैं। सरकार बोल रही है कि भैया तीसरा डोज ले लो, बूस्टर डोज ले लो, फिर भी लोग जा नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन कंपनी की इन्वेंट्रीज जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद अनयूजेबल हो जाएगी, तो उन्हें लॉस होने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि फार्मा एज ए सेक्टर या हेल्थ केयर एज ए सेक्टर, दोनों को अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ कि फार्मा में मैं उस कंपनियों को जोड़ता हूँ जिसमें सिर्फ दवाएं बनती हो, और हेल्थ केयर में उन कंपनियों को जोड़ता हूँ जो जिनमें हॉस्पिटल चेन्स हो, और इस तरह की कंपनी हो, अपोलो हॉस्पिटल या ये सब नाम मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। इसमें कोई निवेश की सलाह किसी को भी नहीं है, वो अपनी जांच खुद कर ले। तो हेल्थ केयर में वो सेक्टर आता है। तो दोनों ही सेक्टर अच्छे करने वाले हैं, क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी, लोग बीमार होंगे, दवाइयाँ बिकेंगी, अस्पताल बनते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो कोविड के बाद हुआ, उसमें मैं एक इजाफा करना चाहूंगा कि लोगों की धारणा इंश्योरेंस के प्रति बदली हो गई। पहले बहुत कम लोग ऐसे थे जो मेडिक्लेम वगैरह लेते थे। अभी इंक्वायरीज चल के आती हैं कि कौन सा मेडिक्लेम बेटर रहेगा, कितना लेना चाहिए, मेरा तो 50,000 का ही मेडिक्लेम है, मुझे इससे 2 लाख 3 लाख करा लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस एज ए सेक्टर उससे बहुत प्रभावित हुआ, और कंपनियां अच्छे परफॉर्म कर रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति उभर कर आएगी। अब आते हैं हेल्थ केयर पे। तो इसका फायदा जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, जो बड़े चेन्स है, उनको सीधा-सीधा मिलने वाला है। क्योंकि जब आपकी मेडिक्लेम की राशि बड़ी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सोचेंगे कि बड़े अस्पताल में, बड़े हेल्थ केयर सेंटर में जाके अपना इलाज कराएँ, तो उनकी कमाई बढ़ेगी। जो छोटे प्लेयर्स हैं, वो आउट हो जाएँगे। जो 4 बेड, 5 बेड, 10 बेड के नर्सिंग होम्स थे, अब कोई वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा, या फिर जिनका बजट नहीं होगा वही जाएंगे। बट चूंकि इंश्योरेंस जिन्होंने लिया हुआ है, वो यही प्रेफर करेंगे कि बड़े से बड़ी जगह अपनी जाके इलाज कराएं, जो कि चूंकि उनका मेडिक्लेम कवर्ड है। तो ये 2 सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। दूसरा, हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो भारत में जो हेल्थ केयर है, वो उसमें जो रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है वो मेडिकल टूरिज्म से आता है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि निकटवर्ती जो देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश या दूसरे छोटे देश हैं, वहां से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। तो कोविड के पीरियड में 2 साल तक वो ट्रैवलिंग बंद हो रखी थी, जो धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही है। तो मुझे लगता है कि वहां से भी नंबर्स बेहतर होने लगेंगे, आने वाले दिनों में वहां सुधार होगा। और ये जो लिस्टेड हेल्थ केयर प्लेयर्स हैं, अगर आप इनकी अमेंडमेंट कॉन कॉल या दूसरी चीजें देखो, तो सारे के सारों ने ही ये अनाउंस कर रखा है कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं, नए बेड्स जोड़ रहे हैं, या नए सेंटर्स में, खास करके टायर 2 टायर 3 सिटीज में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 सेक्टर्स है जो आने वाले में बेहतर कर सकते हैं। कारण जैसा मैंने समझाया, लोगों का रुझान इंश्योरेंस की तरफ बढ़ा है, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अपनी जगह चल रही है, और दोनों इंटर रिलेटेड है, वो से। हाँ, थैंक यू सर। सर, हमने जैसे अनाउंस किया ना कि राजेश अग्रवाल सर हमारे साथ होने वाले हैं, तो बहुत ही तेज तरार रिस्पॉन्स आने शुरू हुए, और उसमें सबसे तेज तरार ये क्वेरी आनी शुरू हुई कल के डेट में कि सर से अगर बात हो तो एक स्टॉक के बारे में जरूर पूछना है। पूछना ये है कि अब आप उस स्टॉक को कैसे देखते हैं जिसका दाम स्प्लिट के बाद सिर्फ 100 रुपए के आसपास हो गया है। जी हाँ,
मैं बात करना चाहूंगा टाटा स्टील के बारे में। सर कैसे देखते हैं इस स्प्लिट को? नए लोगों के लिए मौका है या फिर शायद और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है? तो टाटा स्टील को आप नए निवेशकों के लिए कैसे देखते हैं सर? अगर मेटल्स में कोई स्टॉक चुनना हो और आपकी समय अवधि 4-5 साल की हो, तो मैं कहूंगा कि पूरे मेटल पैक में नंबर 1 स्टॉक टाटा स्टील ही होता है। फिर वो चाहे क्षमता के हिसाब से देख लो, मार्जिन्स के हिसाब से देख लो, सारी चीजें उनके फेवर में जाती है। हो सकता है कि इतनी बढ़त के बाद इतनी बढ़त तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर प्री स्प्लिट देखा जाए तो ऊपर में 1350-1300 तक चला गया था, और अब अगर पोस्ट स्प्लिट भी देखो तो 105 108 का मतलब 1080 1050 के आसपास ही हुआ है। तो ऊपर से तो अभी भी 30% डिस्काउंट पे है, क्योंकि स्टील प्राइसेस या मेटल पूरे पैक में गिरावट देखी गई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार का पुरजोर कोशिश हमारे देश में ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है तो ऐसे सेक्टर जो कि उससे जुड़े हुए हैं, सीमेंट, स्टील, इनकी डिमांड बढ़ी रहेगी। टाटा स्टील एक अग्रणी प्लेयर है। आपको अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, फंडिंग करते हो, फिर तो मैं कहूंगा कि आपको फिर वो टेक्निकल्स पे ध्यान देना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, स्टॉप लॉस लगाइए और निवेश कर लीजिए। बट निवेश, अगर निवेश का मतलब 1.5 से 2 साल है, मैं समझता हूँ बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले जो निवेशक 1000-1200 के स्टॉक सुन के डर जाते थे, नहीं लेते थे, वो 100 रुपए में उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल है। या बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत सारे यंगस्टर्स को स्पेशली। और इंडिया ने अभी कोविड ने, इंडिया में गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोविड ने अभी शायद हमें सबसे ज्यादा यंग इन्वेस्टर्स दिए हैं, यंग ट्रेडर्स दिए हैं। माइट बी वो डिफरेंट हो सकते हैं। सर एक चीज और हमने देखा इस बार जो रिजल्ट है, स्पेशली मैं अगर बात करना चाहूंगा कुछ उभरते हुए सेक्टर्स जैसे रेटिंग एजेंसीज, अगर हम बात करें जिन्होंने कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, आप कैसे देखते हैं सर रेटिंग एजेंसीज को, जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपने बोल सकते हैं ओलिगोपोली को एंजॉय कर रही हैं? तो ऐसी कंपनियों के बारे में, ऐसे सेक्टर के बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए, सिर्फ 2-3 कंपनी हैं जो लिस्टेड हैं, और इनका कारोबार चलता रहेगा जब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। रेटिंग्स लगती रहेगी, भले इक्विटी में जरूरत ना पड़ती हो, बट डेट उठाने के लिए डेट की रेटिंग इनको करानी पड़ती है। तो इनका बिजनेस चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। इन दोनों कंपनियां, तीनों कंपनी जो लिस्टेड है, उसमें एक ही दिक्कत है, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। तो ट्रेडिंग की आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। निवेश के लिए कोई गिरावट आती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। इस वक्त कोई खरीदारी की सलाह इसमें नहीं। नहीं नहीं सर, एक और सवाल सबसे ज्यादा आया और वो ये है सिंपल सा, दैट इज आपके 5 फेवरेट सेक्टर्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स कौन से हो सकते हैं, कौन से हैं? देखिए, सेक्टर्स की अगर बात की जाए ना, तो मैं हमेशा से ये बात मान के चला हूँ कि सेक्टर से ज्यादा कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मैंने कहा, समझ लो फॉर जस्ट एग्जांपल कि आईटी अच्छा लगता है। अब आईटी में किसी ने इन्फोसिस, टीसीएस ना लेकर के सिल्वर लाइन पेंटा मीडिया ले लिया, क्योंकि वो भी आईटी है, तो परफॉर्मेंस आएगी नहीं। तो बेटर ये होगा कि आप कंपनी पे फोकस करो। लेकिन फिर भी अगर सेक्टर्स की बात करनी हो, तो जिस तरीके से मैंने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का भी जोर है और देश की जरूरत भी है, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है। दूसरे, चाइना की जो दिक्कतें आई उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर अभी भी बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है। पिछले 2-3 साल में तो किया ही है, नो डाउट। कई कंपनियां 10 गुना हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप बचता है। तीसरे, जिस तरीके से खाद्य महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इससे ये लगता है, और एमएसपी वगैरह भी बढ़ गई है, तो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी नो डाउट डिमांड में रहेगा, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, जो कि 2 क्वार्टर अगर कंटिन्यूअस जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आए, तो डेफिनेशन जो है रिसेशन का, वो माना जाता है कि रिसेशन आ गया। हालांकि अधिकारियों ने ये कहा है कि ये टेम्पररी है, लेकिन अगर रिसेशन आता है तो लोग खर्चे कम करना चाहेंगे। खर्चे कम करना चाहेंगे तो कंपनियां भी करनी चाहेंगी। कंपनियां फिर ज्यादा, उनका डिपेंडेंस जो है वो आईटी पे हो जाएगा कि लोगों के खर्चे कम हो, आईटी से काम ज्यादा, तो आईटी कंपनियां ऑर्डर्स नहीं आने लगेंगे।
तो हो सकता है कि वहां भी थोड़ी सी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिले। ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूंगा सेक्टर में भी आपको कंपनियां चूज करनी चाहिए कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है। इवन पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी कुछ अच्छे नाम हैं जो कि बेहतर कर सकते हैं। सर सलाह तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, बट हाँ कुछ नाम अगर आप बता पाए कि जिनकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, आई मीन रिपोर्ट्स इन द सेंस कि जिनका फिनेंशियल रिजल्ट्स बढ़िया आया है। बाकी मैं सारे हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप किसी भी हम जो यहाँ नाम ले रहे हैं उसमें हम निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, रिसर्च करें और उसके बाद सोच कर समझ कर निवेश करें। सर आपकी राय, आपका कुछ वो नाम जिनके रिजल्ट्स बढ़िया हैं। देखिए जो हमने हमेशा अपने क्लाइंटों को सुझाया है ना कि जो लोग ऑलवेज बाजार पे ध्यान नहीं दे सकते, रोज के उतार चढ़ाव को देख नहीं सकते, कंपनी को फॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करें, क्योंकि वहाँ एक प्रोफेशनल एडवाइजर्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके फंड के निवेश कैसे करना है, कब निकालना है, कब डालना है, कौन सी कंपनियों का सिलेक्शन करना है, वो क्वालिफाइड तरीका से करते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो और आपका लंबी अवधि का निवेश नजरिया है 5 साल 10 साल का, तो निफ्टी की जो टॉप कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, आईटीसी, लार्सन, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, सिप्ला, ये कंपनियों हैं जहाँ कभी आप एसआईपी के रूप में भी करो। एसआईपी के से कहने का मतलब मेरा है कि मान लो आपको 20,000 रुपये महीने के डालने हैं, तो 4 कंपनियां इनमें से ले लो और 5-5 हजार करके हर महीने डालते रहो। तो जब भाव ऊंचे रहेंगे तो आपके कम शेयर आएंगे, जब नीचे हो जाएंगे तो ज्यादा शेयर आएंगे। अल्टीमेटली वो एसआईपी मोड ही रहेगा और एक समय अवधि के बाद आपको एक अच्छा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। और ये कंपनियां जानी पहचानी है, अच्छा रिटर्न देती आई हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बाजार में अच्छी तरीके से लिया है। इससे आप एक नॉमिनल 15 से 20% का सीएजीआर रिटर्न मान के चल सकते हो। कोई साल में नहीं आया, कम आया तो उसके अगले साल में ज्यादा आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिर्फ उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो 2008 से 2016 तक रिलायंस ने कुछ नहीं दिया था, 950, 975, बस इतना ही था। और उसके बाद जो बढ़त हुई तो वो पूरी कसर निकाल दी। सेम आईटीसी के साथ हुआ, 5 बरस तक उसने 180 185 के रेंज को पार नहीं किया और जब बढ़ा तो सीधे 300 आ गया, तो आपको 50% की रिटर्न बैठ गई, तो आपको 3-4 साल का सीएजीआर रिटर्न बैठ गया। तो जो अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी है उसमें आप निवेश करिए। व्हाट्सएप में जो यूनिवर्सिटी चल रही है उससे दूर रहें। और अभी जैसा आपने कहा ना कि सोशल मीडिया में दुनिया भर के एडवाइजर्स आ गए हैं, उनकी अगर आप कोई सलाह ले रहे हैं तो एक थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। उस सलाह के बाद भी अपनी खोज, अपनी रिसर्च बिल्कुल करें और उसके बाद ही निवेश करें। सोच कर समझ कर निवेश करें, जैसे कि हमारी एक्सचेंज का एक डायलॉग है, नारा है। नारा है। राइट सर, बहुत सही लग रहा है और सही इसलिए लग रहा है कि लग रहा था कि इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, वहां से इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छी रिकवरी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। राइट, अब जहां इंडियन रिकवरी और इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो इंडियन पॉलिटिक्स उससे अछूता नहीं रह सकता। और जब हम इंडियन पॉलिटिक्स पे बात भली कर ले 2 घंटे 4 घंटे, स्टॉक पे ना बात करें, आप हम लोगों के गाइड है, मेंटर है। 2024 की चर्चा आपके दिलो दिमाग में पक्की चल रही होगी कि 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं। तो इस 2024 के चुनाव को और मार्केट में स्टॉक के चुनाव को कैसे जोड़ के देख रहे सर आप? देखिए, मुझे करीब करीब अगर ठीक से बोलूं तो 25-26 साल हो गए बाजार, और इसमें मैंने अगर नहीं भी तो 6-7 चुनाव देख लिए, क्योंकि 5 साल में चुनाव होते हैं और कई, शायद अटल बिहारी जी की सरकार 13-14 दिन में ही टूट गई थी तो दोबारा हुए थे। और इस तरीके से एवरेज अगर मैं कहूँ तो 6 चुनाव या 7 चुनाव मैंने देखे हैं बाजार में रहते हुए। हर चुनाव से पहले एक अनिश्चितता रहती है कि ये सरकार चली जाएगी तो बाजार बैठ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, या ये सरकार आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कहूँ कि कोई भी सरकार आए,
चाहे मौजूदा आए चाहे दूसरी आए, वो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनके राज्य में देश बैठ जाए। वो हमेशा चाहेगी कॉर्पोरेट चलता रहे, इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहे, तभी वो भी टिक पाएंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट होता है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब मिली-जुली सरकारें भी आई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर चल दिया। शुरू का 2-3 महीना लोगों को लगता है कि पता नहीं यार इतनी खिचड़ी सी सरकार है, पर क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद मार्केट डिस्काउंट कर लेता है और अपनी राह पे चल देता है। तो मैं कहता हूँ कि आप ये इलेक्शन एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, जो इलेक्शन जब अनाउंस होगा, उसके 2-3 महीने पहले से 2-3 महीने बाद तक वोलेटाइल रहेगा। किसी भी कारण से, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि कौन-सी सरकार आएगी, कौन-सी पार्टी आएगी या जाएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर किसी भी कारण से बाज़ार में तेज गिरावट आ जाती है इलेक्शन के कारण से, तो जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, उनके लिए बहुत, बहुत सुंदर अपॉर्च्युनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। आप ये मान के चलो कि आज एक्स पार्टी की सरकार है, ठीक है? तो उसके आईटीसी के नतीजों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके रिलायंस के नतीजों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल वाई पार्टी की सरकार आती है, तो भी लोग आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खाएँगे, वो सिगरेट पीना बंद नहीं करेंगे, वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स लेना बंद नहीं करेंगे, चलता रहे। 19-21 होता है क्योंकि सरकारें अपने-अपने हिसाब से कानून बनाती हैं, कुछ नए रेगुलेशंस लाती हैं, बजट में कुछ नए अनाउंसमेंट आते हैं और थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, बट जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करूँ अगर ना, तो आप इलेक्शन में क्यों जाते हो? हर बजट के पहले देखो ना, 2-3 महीने पहले लोगों को लगता है पता नहीं क्या आने वाला है, फिर बजट आने के बाद हफ्ते भर तक सिर्फ एनालिसिस चलते रहता है कि ये आ गया तो ये हो जाएगा, वो आ गया तो वो हो जाएगा। लेकिन 15 दिन के बाद ही अगर उस व्यक्ति से ये पूछो कि भैया क्या आया था इसके टैक्स के बारे में, तो याद नहीं होता, वो बोलता देख के बताता हूँ। तो ये है सेंटिमेंट, जैसे हमने शुरुआत में कही ना, सेंटिमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सेंटिमेंटली बाजार की उथल-पुथल कर सकता है। फंडामेंटली मैं नहीं समझता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल कि कोई सरकार आकर के एकदम ही कुछ उल्टा-सीधा ना कर दे, तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हर सरकार ये चाहेगी कि उसके राज्य में ठीक-ठाक चले सब। डिपेंड करता है कि वो चाहत कितनी दूर तक जाती है। नहीं, तो सर ने जो बताया, सर की बात को मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि सरकार आए या जाए, कॉर्पोरेट नहीं झुकेगा साला, राइट? जो अभी एक नया मीम है, ये दिमाग में आया कि लोग आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि नहीं झुकेगा साला, तो कॉर्पोरेट का अभी यही है और वो उनको चलना है, क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी यही बोलती है, गोइंग कंसर्न कांसेप्ट, उनको चलना है, सरकारें आए या जाए, और वो अपने आप पे फोकस करके अपने बिज़नेस पे उनका दिमाग है, दिल है, राइट? तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ये समझना है कि रिसर्च कंपनी बेस्ड करना है। ये एक समय का उठक-पटक है, सरकार आएगी, जाएगी, या कैसा उनका, जब तक तो कोई मेजर बड़ा इम्पैक्ट ना हो या कोई मेजर डिसीजंस ना हो जिससे चीजें इम्पैक्ट हो जाए। सर, और भी बहुत सारे सवाल आए आपके लिए, स्पेशली उसमें एक सवाल हमारे अनिल गवनी जी की तरफ से है, वो है कि टीवी चैनल, सॉरी बट सवाल है तो मेरा काम है आपके पास शेयर करने का, कि टीवी चैनल्स की तरफ से जब भी ऐसे आते हैं, सलाह आते हैं और कुछ सजेशंस आते हैं, और ऊपर से उसके बाद ऐसे लगता है कि शायद वो नहीं हो पा रहा जो एक आम निवेशक चाहता है, तो आप इस शोरगुल में रहने की सलाह देंगे या उससे दूर रहने की सलाह देंगे? क्या सलाह आप देना चाहेंगे सर? सिंस डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सर भी आते हैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, बट हमें आपकी एक बेबाक राय चाहिए। मैंने एक बार आप दोबारा कहेंगे, आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि टीवी चैनल्स पे एनालिस्ट आकर जो राय और सजेशन देते हैं, ऐसे कंडीशन में उन राय और सजेशन को कितनी तवज्जो देनी चाहिए, और सिर्फ उसी को तवज्जो देनी चाहिए या खुद का भी अपना रिसर्च करना चाहिए? देखिए, मैं ना तो किसी के फेवर में बोल रहा हूँ, ना अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। एक अनबायस्ड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं हों। 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक, लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि टीवी चैनल पे जो लोग आते हैं, वो अपना माल अ, बेचने के लिए बाय कॉल दे देते हैं या लेने के लिए सेल कॉल दे देते हैं।
मेरा अपना ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि जो बाय कॉल या सेल कॉल दे रहा है वो कितना शेयर ले लेगा, 100, 200, 500 ले लेगा, उसके लिए उसको पूरी मार्केट की मूवमेंट चेंज उसके करने से नहीं होती है। दूसरी बात, जो तकनीकी विश्लेषक होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट, वो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट देते हैं, ठीक। होता क्या है कि आम निवेशक, जिसका एक बड़ा तबका है, उसमें एक बड़े प्रतिशत के लोग, 70-80% के लोग दोनों तरफ से फियर और ग्रीड के उसमें फंसते हैं। जब वो टूटने लगता है और स्टॉप लॉस भी तोड़ के नीचे चला जाता है, तो वो एक अननेसेसरी की उम्मीद लेके बैठते हैं कि शायद ये सुधर जाएगा, ये घूम जाएगा और उनको लॉस नहीं होगा, वो स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते। दूसरी तरफ टारगेट के समय भी जब वो चलने लगता है और उनका टारगेट अचीव होकर ऊपर निकल जाता है, तो उनको लगता है कि ये और चलने वाला है। तो अगर आपने एनालिस्ट के व्यू लेकर के सपोर्ट और स्टॉप लॉस और टारगेट दिखे हैं, तो प्लीज उन्हें मेंटेन करें, क्योंकि वो जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिया है उन्होंने अपनी रीडिंग से दिया है, तो हम लोग उसे वायलेट करते हैं, डिसिप्लिन हम लोग तोड़ते हैं और उस वजह से लॉसेस होते हैं मैक्सिमम लोगों को। दूसरी बात, कोई भी आए टीवी पे, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं हूँ, वो आए वो आए वो आए, कोई भी आए, आप उसकी सुनो, क्योंकि दिन भर में 50 लोग आते हैं, 50 अलग अलग लोग 50 अलग अलग राय दे रहे हैं। सुनो सबकी, करो अपनी, आप उनसे राय लो, उनसे हिंट मिलता है, उसके बाद आप उन कंपनियों पे अपनी रिसर्च कर लो, अपने जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपके रोज मित्र हो, उनसे बातचीत कर लो, एनालिसिस कर लो, और उसके बाद आपको ठीक लगता है तो निवेश करो। वो है। दूसरे जो लॉन्ग टर्म की कॉल्स होती है ना, जैसे कि 2 साल 3 साल के लिए किसी ने फंडामेंटल कॉल दी, उसके बीच में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उसके बीच में रशिया यूक्रेन हो सकता है, उसके बीच में कोविड हो सकता है, उसके बीच में इलेक्शन हो सकते हैं, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट अल्टीमेटली जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं और आपको कहा गया है कि 2 साल 3 साल के लिए निवेश करना है, उसे आप सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे में कंपेयर ना करें, ये मेरी राय रहेगी। आगे जो दर्शक है उनकी अपनी इच्छा है। राइट राइट सर। सर एक और सवाल हमारे क्लब मेंबर्स का है, मिस्टर प्रणव विमानी का। वो ये है कि लोअर लेवल्स पे एवरेज करना एक गुड आइडिया होता है या नहीं सर? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, जब बाजार बहुत तेजी से गिर रहा हो, उस टाइम पे एवरेज नहीं करना चाहिए। वो ऐसा होता है कि जैसे आप, कोई ऊपर से छुरी गिर रही हो और आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका हाथ कटेगा ही, ठीक है। जब तूफान आता है तो फिर वो सबको ही हिला के रखता है। जो छोटी झोपड़ी वाले होते हैं उनके बेचारों की झोपड़ी उड़ जाती है, कोई बड़े घर वाले होते हैं उनके खिड़की दरवाजे के शीशे टूट जाते हैं, नुकसान सबको होता है। तो तूफान में सबको दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियों के साथ, जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छे मकान हैं, जैसे मैंने कहा, उनके सिर्फ शीशे दरवाजे टूटेंगे जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। जिनकी झोपड़ियां उड़ गई हैं वो तो बेचारे पूरे बर्बाद हो गए। तो अब अच्छी कंपनियों के साथ रहें। तूफान में सबको दिक्कत आती है, लेकिन तूफान 2 दिन 3 दिन में थम जाता है। एवरेज की जहां तक बात है, एवरेज उन्हीं कंपनियों में करें जहां पर लॉन्ग टर्म स्टोरी में आपको बिलीव हो। ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में जो सिर्फ अपने ट्रेडिंग के लिए, पंटिंग के लिए लिए हैं, उसमें एवरेज ना करें। दूसरे, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि एवरेज लोग 5-5 रुपए में कर लेते हैं। 100 रुपए में लिया, 95 हो गया, फिर एवरेज कर लिया, फिर 93 हो गया, फिर एवरेज कर लिया। उस एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर देखोगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है ऑलमोस्ट 5-7 रुपए इधर उधर आया, फर्क नहीं पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, 10 से 15% की गिरावट आ गई है, तभी एवरेज करें, अन्यथा ना करें। राइट सर। सर प्रणव जी का ही एक दूसरा सवाल भी है कि हाउ टू स्पॉट सेक्टरल अपॉर्चुनिटीज टू प्ले। सेक्टरल अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, ये बदली होते रहता है। किसी को नहीं पता था कि कोरोना आएगा, लोगों की धारणा चाइना के खिलाफ चली जाएगी और एंटी चाइना एक
चलने मुहिम। लगेगी प्रवाह मुहिम, और केमिकल स्टॉक्स में आग लग जाएगी और लोग 2 रुपए के स्टॉक 50 रुपया हो जाएंगे। किसी को नहीं पता था, सेक्टर्स बदली होते रहते हैं। तो आप ध्यान रखो कि जो ग्लोबल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हो रहे हैं, जो न्यूज़ फ्लो हो रहे हैं, वो किस किस सेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने डिसीजन ले लो। राइट सर, एक और हमारे जो मेंबर है अभी, उन्होंने पे एक सवाल पूछा कि नेक्स्ट 2-3 महीने में आपका इंडेक्स का व्यू क्या है? शॉर्ट टर्म निवेशक है, तो इनका अगला 2-3 महीने में आप इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स को? देखिए, शॉर्ट टर्म बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, टेक्निकल करता नहीं। लेकिन चूंकि बाजार में हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैं दोबारा कहूंगा कि मैं जो भी टारगेट दूंगा वो आप अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से उसे वेरीफाई करवा लें। मेरा अपना ये मानना है कि 15,800-900 का जो लेवल्स हमने 1-1.5 महीने के अंदर में देखा है लो, वो नहीं टूटता हुआ नजर आ रहा मुझे, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ज्यादा कोई खराब न्यूज निकल कर आए। फिर वो चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के हो, पॉलिटिकल हो, या और कोई कारण हो। अनलेस वैसा कुछ नहीं होता, या कोविड, कोरोना या मंकी पॉक्स दोबारा नहीं आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मुझे वो लेवल्स एक बेस नजर आ रहा है। और कल की जो क्लोजिंग है, वो अगर आप देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। अगर ये मेंटेन करता है तो पहला लक्ष्य 17,200 का है और 17,400 का है। इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि न्यू हाइस की तरफ बाजार चलने लगे दिवाली तक। मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिवाली तक मान के चल रहा हूँ, प्रोवाइडेड तो जो लोज, रिसेंट लोज है 15,800 कुछ के, वो न टूटे। तो अगर इसी तरीके से बाजार चल रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो कि दिक्कतें कहाँ थी, दिक्कतें थी कि एफआईआई की लगातार सेलिंग थी। पिछले 1-1.5 महीने से खरीदारी उतनी नहीं हुई है, लेकिन सेलिंग की इंटेंसिटी कम हो गई है। पूरे जुलाई महीने में पिछले शुक्रवार तक उन्होंने करीब 6-7 हजार करोड़ की सेलिंग करी थी, पूरा महीने का आंकड़ा निकाला तो। जहाँ की 50,000 60,000 करोड़ हुआ करती थी, वहाँ 6,000 करोड़ आई है। तो ये इंटेंसिटी कम होगी, खरीदारी जब आनी होगी आएगी, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं। वहां पर भी बॉन्ड यील्ड अगर कम होने लगी तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको खरीदारी करनी ही पड़ेगी। और तो वापस लौट के आएंगे, ये हमेशा का नियम है, ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक। राइट। तो ये इंडेक्स को ऊपर ले जाएंगे। मैं दोबारा कहूंगा, इंडेक्स से बेटर रिटर्न, इंडेक्स से बहुत बेटर रिटर्न, हालांकि थोड़ा रिस्क रहता है, मिड कैप और स्मॉल कैप ही देंगे, ताकि बहुत सी स्टोरीज हैं वहाँ 50-50% की गिरावट देखी जा चुकी है और कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो बेटर रिटर्न अगर आपको देखना है और आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको इंडेक्स से बाहर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप 12, 14, 15% पे आप संतुष्ट हो, तो आप इंडेक्स की कंपनियों पे देख सकते राइट सर, थैंक यू सर। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जो राजेश सर है उनका भी एक दूसरा पहलू है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सवाल है वो उसी पहलू पे है जो शिवा केशन के द्वारा पूछा गया सवाल है कि राजेश सर इज ए मूवी बफ, राइट, जिनको मूवीज देखना बहुत 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 पसंद है, और सर स्टॉक की तरह उसके ऊपर भी रिव्यू करते रहते हैं। तो सर, हाउ मेनी मूवीज इन अ मंथ, कितनी मूवीज आप देख डालते हैं और किन किन भाषाओं की मूवी देखना पसंद करते हैं? हैं। ये तो बहुत अंदर की बात है, मेरे घर वालों को भी पता चलेगा इस वीडियो के द्वारा तो बवाल हो जाएगा। लेकिन प्री कोविड, प्री कोविड जो पीरियड था, फरवरी 2020 तक, वहां मेरा एवरेज 20 का था महीने का। ठीक। अब वो 10-12 तक आ गया है। एक तो उतनी पिक्चरें रिलीज भी नहीं हो रही है, दूसरे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने में थोड़ा सा संकोच भी होता है। लेकिन फिर भी अभी भी 10-12 तो चला रहा हूँ। और जहां तक लैंग्वेजेस की बात है, मेरा हमेशा ये मानना है कि सिनेमा किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है, किसी भाषा का मोहताज नहीं है। इट्स ए पोइट्री ऑन सेलुलॉइड। तो आप भाषा पे ना जाओ, आप भावनाओं को समझो और क्या दिखा रहे हैं उसे समझो। आजकल तो सबटाइटल्स भी आते हैं और
अब तो ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि मल्टी लैंग्वेज पिक्चर्स आ रही हैं, जितनी भी साउथ की मूवीज आ रही हैं सब हिंदी में भी आ रही हैं। पहले इनका डब्ड वर्जन देखना पड़ता था, अब ये मल्टी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो चलता है। मतलब हम आने और वाले दिनों में राजेश सर को एज अ मूवी क्रिटिक्स भी देख सकते हैं चैनल पे? अभी भी करता हूँ, अगर आप देखो मेरे शुक्रवार के जो भी शो कमाई के अड्डा CNBC आवाज पे होता है, उसमें कम से कम 4-5 मिनट का तो मूवी पे डिस्कस होता है। अभी कल भी हो रहा था। और मूवी की बात चली और अपने स्टॉक मार्केट का ये शो कर रहे हैं, करंट मार्केट सिनेरियो शो का नाम था। तो मूवी से रिलेट करूं मैं इसे, तो आज की डेट में जो बाजार का सिनेरियो है वो RRR है। RRR करके एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, उससे रिलेट किया जा सकता है। 3 फैक्टर, 3R है जिसे ये मार्केट अभी प्रभावित है। रशिया, रूपी एंड रेट्स। ठीक है, रशिया के कारण से सारी दिक्कतें हो रही, रुपया 80 के नीचे जा चुका एक बार तो, और रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और ये 3 इश्यू जब सॉल्व हो जाएंगे, आप बाजार को नई ऊंचाइयों को जाते हुए देखेंगे। राइट सर, नेक्स्ट सवाल आपके ही एक फेवरेट स्टूडेंट का है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका स्टूडेंट है, वो है आलोक दैया। और वो सवाल ये है कि सर इतना अच्छा आप समझा रहे हैं, तो क्या हम कभी राजेश सर को देख सकते हैं फंडामेंटल क्लासेस लेते हुए? एक्चुअली सच बोला जाए ना तो ये क्लासेस लेना मेरे बस की बात नहीं है। मैं सच कहूँ, मेरे खुद के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, उनको मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि कोई कोई चीजें होती है ना जो हर किसी के बस के नहीं होती है। तो एक तो मार्केटिंग और एक ये पढ़ाना, ये पता नहीं, 2 चीजें मैंने कभी प्रोफेशनली करी नहीं। मैंने अपने ऊपर लगा के देखा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं देखा कि मैं फेल हूँ, मैं उन्हें नहीं पढ़ा पाता हूँ। 2 बार 4 बार के बाद मुझे इरिटेशन होने लगती है। तो मैंने कभी क्लासेस में खड़ा होकर क्लास लिया नहीं है, इसलिए आई डोंट नो कि मैं सकूंगा या नहीं सकूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा। बट फैमिली में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी और मैं फेल था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ाऊं। तो ये है उसका संक्षेप, तो इससे आप जो समझो। सर, एडिफिकेशन एकेडमी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको पता ही है, और एडिफिकेशन का वर्ड का मतलब ही है एजुकेशन प्लस स्किल। एंड उसी के अंतर्गत हमने ना गेमिफिकेशन कोर्सेज लाया हमने, कि चीजों को आसान बनाते हुए। सिर्फ मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको टेक्निकल में भी अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हम ये बदलाव देख रहे हैं राजेश सर के अंदर में। और आपने इतने ब्यूटीफुली अभी RRR मूवी को कोरिलेट किया मार्केट के साथ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे फैकल्टीज, या फिर मैं बोल सकूं कि मेरा भी एक अंदाज रहा है कि अमर अकबर एंथनी मूवी को हम कोरिलेट करते हैं डोजी के साथ, जो कि स्टॉक मार्केट में एक टेक्निकल टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस टर्म है डोजी। राइट, जैसे विनोद खन्ना और ऋषि कपूर एंड अमिताभ बच्चन उस मूवी में थे, वैसे नॉर्मल डोजी, क्रॉस डोजी और लॉन्ग लेग डोजी हम मार्केट में देखते हैं। तो सर मुझे ये लगा, ये सवाल पूछने से पहले आपने जो RRR को कोरिलेट किया, आप क्या सोचना चाहेंगे ये हमारे पूरी टीम की तरफ से? बिकॉज हम आप सब, मतलब हम, हमारी पूरी टीम, हमारे मेंबर्स आपके बहुत बड़े फैन है, और स्पेशली फैन इसलिए है कि आप चीजों को जितने सिंप्लीफाइड वे में रखते हैं। और हमारी भी मुहिम ये है कि चीजों को जितने आसान भाषा में प्रेजेंट किया जाए। जो आपने अभी बोला कि लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, जो लोग सोचते हैं ना लैंग्वेज वो लेजेंड नहीं है, लेजेंड होता है जब आप कम्युनिकेशन पे जाते हैं। तो क्या सर विचार किया जा सकता है, ये हमारी टीम की तरफ से एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या विचार किया जा सकता है कि राजेश सर कभी फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाए? नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि मैंने कभी किया नहीं है। मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं पता है। तो कुछ कहना इस वक्त तो मुश्किल हो रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्या कहूँ। आप मूवी देखने आएंगे कि नहीं सर? आप हमारे मेंबर्स के लिए मूवी देखने आएंगे कि नहीं? उसके बाद हम संभाल लेंगे। ठीक, देखते थैंक यू, जैसा थैंक यू बने सर। चलो ये दिखाओ। थैंक यू सर। 5 सेकंड आपको सोचने के लिए दूंगा, 5 सेकंड। उसके बाद हम लास्ट आज का जो इवेंट है वो है रैपिड फायर राउंड, वो आपके साथ खेलेंगे। उसके बाद हम आज के इस इवेंट को
पॉज करेंगे क्योंकि आगे भी आपके साथ मिलते रहना है हमें टाइम टू टाइम। 5 सेकंड का एक छोटा सा आपको पॉज दूंगा, आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए क्योंकि रैपिड फायर राउंड होने वाला है आपके साथ। तो 5 सेकंड का छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं आपको। सर रेडी? रेडी रेडी, तो रेडी कर रहे हैं हम लोग। अदानी या अंबानी? अंबानी। SBI या BOB? SBI। इन्फी या विप्रो? इन्फी। लार्ज कैप या मिड कैप? मिड कैप। जोमेटो या पेटीएम? दोनों नहीं। EPS या EBITDA? EBITDA। टाटा स्टील 100 का या जोमेटो 50 का? टाटा स्टील 100 का। हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ टेक्नोलॉजी? हेल्थ सर्विसेज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, जय श्री श्याम या राधे राधे? दोनों अपनी जगह है भाई, तो किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों। मैं सारे हमारे जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले भी बोला, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। सर के बारे में एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि इन्होंने नेशनल चैनल्स पे 2-3 चीजों को बड़ा अच्छे से प्रमोट किया, जो कि मुझे भी पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने, सर सिंस कैलकाटा से बिलोंग करते हैं और एक बहुत बड़े श्याम भक्त भी है, तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स के सर के फेसबुक के थ्रू, राइट, फेसबुक के थ्रू, क्योंकि आप सबको पता होगा मैं जनरली टीवी नहीं देखता, तो फेसबुक के थ्रू मुझे ये पता चलते आया है टाइम टू टाइम, स्पेशली सर के वॉल से, कि कोलकाता को, जब कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए भी सर का एक स्पेशल इंटरव्यू हुआ था CNBC पे, वहां पे पूछा गया था, सर एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, सही है, सही है। दुर्गा पूजा के बारे में सर ने उस कल्चर को दर्शाया। फिर जब भी श्याम जी के हमारे जब सीजन रहता है श्याम पूजा के, खाटू श्याम, तो उस सीजन में सर ने छुट्टी ली थी, तो वो भी पता था सबको, एंड सबने पूछा कि ऐसा क्या खास है, और सर ने उस चीज को भी प्रमोट किया। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट आपके मेंटल सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। जितना स्ट्रेस आप इस मार्केट को सोचते और करते हुए लेते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज करें, तभी सर जैसी मुस्कान बनी रहेगी, राइट? तो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। आई रिक्वेस्ट अस्मिता कि बाकी सब मेंबर्स का भी और सर का भी एक थैंक नोट रिलीज करें प्लीज। I hope I'm audible. Yeah. Yes, and again, हंसते हुए चेहरे के साथ सेशन की एंड हुई है, an amazing session. Thank you so much, sir. And amazing. I mean, there wasn't even a 1 second मतलब a pause जहाँ पर हम लोग अपना कोई काम कहीं ध्यान, सब I'm sure सभी का कहीं ध्यान कहीं यहाँ वहाँ भटका हो. So thank you so much, Rajesh sir, for being there with us today and for such valuable moments. इतना knowledge देने के लिए thank you so much. And again to Alok sir for conducting this session, being a host speaker, thank you so much. And Rajesh sir, we will see off with a promise and with the hope that we will see you back again very soon with more and more sessions for our members and for our viewers. So thank you. Last but not the least, to all the members, to all the participants who very beautifully stayed from the very beginning till the end. So that's the proof that the session was amazing. So thank you so much once again. Thank you. Thank you, sir.